मैं हनुमान साय कुमार, सहचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बेर। ये पार्ट सेकंड हिंदी साहित्य के सभी विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। कवि बिहारी के दोहों का अध्ययन कर रहे थे, उसी क्रम में शेष दोहों का अध्ययन करेंगे। भ्रुकुटी मटकनी पीत पट चटक लटकती चाल, चल चख चितवन चोर चित लियो बिहारी लाल। चल चख चितवन चोर चितु लियो बिहारी लाल। इस दोहे में कोई गोपी है या नायिका है जो श्री कृष्णचंद्र के वन में चलते हुए उसके स्वरूप पर रीझ गई है, उसी का वर्णन अपनी सखी से करती है। तो यहाँ पर कृष्ण के स्वरूप का वर्णन है। श्री कृष्णचंद्र एक नायक का रूप भी है और राधा नायिका के रूप में है। या कोई गोपी भी हो सकती है, राधा भी हो सकती है। तो कृष्ण के सौंदर्य पर रीझ कर नायिका अपनी सखी से कह रही है। मटकनी का अर्थ है मटकना, भ्रुकुट यानी भौहें। भ्रुकुट यानी भौहें। भौहों को इधर उधर करने को मटकाना कहते हैं। जब आदमी प्रसन्न होता है तो वो इधर उधर भौहों को भी मटकाता है, घुमाता है। पीठ पत चटक पीतांबर, पीले रंग के वस्त्र पहन रखे हैं नायक ने। उनकी जो चटक है, पीलापन है, एकदम पीलापन है, उसको चटक कहते हैं। लटकी चाल, चाल यानी चलना, गति, और लटकती का अर्थ झूमते हुए चलना। और चल चख चितवनी, चख यानी नेत्र, चल यानी चंचल, चंचल नेत्रों से देखना। बिहारी लाल, बिहारी लाल वन में विहार करने वाले नायक या श्री कृष्ण। और दूसरा अर्थ है इसका कवि बिहारी, श्लेष अलंकार है ना। बिहारी लाल सब तो एक ही है, लेकिन उसमें जो अर्थ है वो एक से अधिक है, यानी चिपका हुआ शब्द है। तो बिहारी लाल वन में विहार करने वाले श्री कृष्ण के लिए भी आया है, नायक के लिए भी आया है, और दूसरा कवि बिहारी के लिए भी आया है। देखिए, नायिका श्री कृष्ण के वन में घूमते हुए देखकर वो रीझ गई है, और वह उसके श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए अपनी सखी से कहती है कि सखी, बिहारी लाल वन में विहार करने वाले श्री कृष्ण का जो स्वरूप है वो मन को भा गया है। उनकी बाहों में मटकता है, अर्थात उनकी व्यक्ति मटक से भरी हुई है, मतलब इतराने का भाव है उसमें। पीत पट चटक, उनका जो पीतांबर है, उनकी उन्होंने जो दुपट्टा जो पीतांबर पीत रंग का धारण कर रखा है, उसमें चटकता है, चटकीलापन है। चटक यानी चटकीलापन, लुभा लेने वाला उनका पीतांबर है, उनके वस्त्र है। और जब वो चल रहे हैं लटकती चाल, तो वो झूमते हुए चलते हैं। यही नहीं, उनके चंचल नेत्र की देखने की जो चितवन है वो सहज ही चोर चित लियो, उसने मेरे मन को चुरा लिया है। बिहारी लाल वन में विहार करने वाले श्री कृष्ण के इस रूप सौंदर्य ने मेरे मन को चुरा लिया है, अर्थात मेरे मन को आकर्षित कर लिया है। और ये कहा जाए कि मेरे चित्त में उनका वो जो इस तरह का स्वरूप है, सौंदर्य है, वो मेरे चित्त में बस गया है। अनुप्रास अलंकार आया है। देखिए, भ्रुकुटी मटकनी पीतपट चटक लटकती चाल, इसमें एक तय वर्ण है, बार बार इसका आवृत्ति हुई है, तो इसमें वृत्व अनुप्रास है। तय वर्ण भी कई बार आया है और तय भी आया है। तो पूरे में जो अलंकार में अनुप्रास या वृत्तनुप्रास, छेकानुप्रास, चल चक चितवन चोर चितु, छह वर्ण की आवृत्ति देखिए, आप लिखोगे ऐसे, चल चक चितवन चोर चितु, इसमें वृत्तनुप्रास है। जहां
दो से अधिक बार किसी वर्ण की आवृत्ति हो वहां मृत्यु प्रास होता है। और बिहारी लाल में श्लेष अलंकार है। ये कोई भक्त का भी कथन हो सकता है। कोई भक्त अपने मन को समझा रहा है कि किस तरह कृष्ण के अनुपम रूप सौंदर्य ने मेरे मन को लुभा लिया है, वैसे उनका वो दिव्य और सौंदर्य रूप ही मुझे सुहाता है। इस तरह का एक दूसरा दोहा भी है, उसका भाव साम इस दोहे से कर सकते हैं हम। शीश मुकुट कट काचनी, कर मुरली उर्माल, इही बानक मोमन सदा बसो बिहारी लाल। हे वन में विहार करने वाले श्री कृष्ण, कोई भक्त अपने मन को कह रहा है कि बस मैं तो ये चाहता हूं कि आप मेरे मन में उस रूप में बसिए, गोवर्धन वाले रूप में, ब्रज वाले रूप में बसिए। शीश मुकुट, सिर पर मोर मुकुट हो, वो मणिजड़ित मुकुट की बात नहीं कर रहा, द्वारकाधीश वाले रूप की बात नहीं कर रहा। मैं तो ब्रज में जो आपने लीला की थी, जब ग्वाले के रूप में थे आप, तो उस रूप में बसिए। कटिकाग्नि और कमर में पीताम्बर नहीं, कमर में वो छोटी सी धोती, पीली सी धोती, कर मुरली, हाथों में मुरली, सुदर्शन चक्र नहीं, उर्माल, और उनमें गुंजाओं की माला को धारण करके उस ई बानक, इस बान में, इस रूप में मेरे मन में हमेशा बस जाइए हे बिहारी लाल। तो कोई भक्त मां भी ऐसा ही करा है। यहाँ भक्त का कथन भी हो सकता है इस दोहे में, गकटी मटकन पीटपट, और नायिका कथन भी नायक को देखकर उसके रूप पे वो लुभा गई है, आसक्त हो गई है, उसी का इसमें वर्णन है। और श्रृंगार रस भी है, भक्ति रस भी है इस दोहे में, दोनों रस एक साथ आए हैं। ये कवि की खूबी भी है। और ब्रज भाषा का जो रूप है वो तो देखते ही बनता है। आगे देखिए, अगला जो दोहा है वो दोहा है, इही द्वहि मोती सुगत, तू नथ गर्वी निशांक, जिही पहरे जग द्रग गसती, लसत हंसती सी नाक। इस दोहे को ध्यान से सुनना, इसका जो अर्थ है उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि थोड़ा सा और दो के बजाय ये थोड़ा सा कठिन है। इसके जो कठिन शब्द देखिए आप, इही द्वे हो मोती सुगत, इन दो ही सुगत मोतियों से, अर्थात ऐसे दो मोतियों से कि वह सुगत है तो वे ही है, अन्य मोती उनके आगे सुगत नहीं लगते। यानी इसमें मूल बात यह है, नायिका नायक से कुछ अनमनी सी हो गई है, रूठ सी गई है नायिका। कोई नायिका है इसमें जो नायक से रूठ गई है, उसने मान सा कर लिया है, थोड़ी उदास भी है। अब उसकी उदासी को दूर करने के लिए नायक उसकी नथ को संबोधित करते हुए उसे सुनाकर कहता है। अगर आज कोई व्यक्ति रूठ जाता है तो फिर उसकी प्रशंसा की जाती है, तो यहां भी नायक उसकी प्रशंसा कर रहा है। तो नायिका ने क्या है, नायिका ने नाक में एक आभूषण धारण कर रखा है जिसमें नथ फेर रखी है। नायिका ने नाक में नथ फेर रखी है जिसमें दो मोती गुथे हुए हैं, उसमें दो मोती लगे हुए हैं, एकदम श्वेत मोती लगे हुए हैं। बस उसके नथ की प्रशंसा करता है और उसको, उसका उदासीपन को, उसका अनमनापन को दूर करने का वो प्रयास करता है। तो उसने दो जो मोती है उसकी नथ में, वो इस तरह गुथे हुए हैं जो बहुत ही सुडौल लगते हैं, सुंदर लगते हैं। ये बात इसमें कही गई है। तो यही द्वे मोती सुगत, नथ गर्वी निशांक, और निशांक का अर्थ है बिना इस बात के की शंका कि वे कहीं मेरे गर्व को मिथ्या न ठहरे। मतलब नथ गर्भ निशांक, वो गर्भ है ना, निशांक का अर्थ है निडर होकर गर्व करना। जग द्रग, संसार रूपी नेत्र ग्रसती, यानी लुभा लेती है। संसार रूपी जो नेत्र है उसको देखकर वह प्रसन्न हो जाते हैं। लसती हंसती सी नाक, ऐसा लगता है हंसती सी नाक, जैसे नाक हंस रही हो। नाक थोड़ी हंसती है, लेकिन अगर देखते नाक हंस रही है। इसका अर्थ देखिए आप, जैसे मैंने पहले बताया, नायिका नायक से अनमनी हो गई है, उदास हो गई है। नायक उसी उसकी नथ को संबोधित करते हुए उसे सुनाकर उसकी जो उदासी है या अनमनापन है उसको दूर करने का प्रयास करता है। वो कहता है कि नायिका, हे नथ, तू इन दो
सुगत, सुगत यानी अच्छी तरह गुथे हुए मोतियों से निशंक गर्व कर, जिनके देखने से जग के द्रव्यों की ग्रस्ती हुई, जिनके पहनने से, जिनके पहनने से जग के द्रव्यों को ग्रसित करती है। यानी संसार के लोग जब उस नथ को देखते हैं, उन मोतियों को देखते हैं, तो उनका बड़ा ही मनोरंजन होता है, उनका मन प्रसन्न हो जाता है और ऐसा लगता है नासिका हंसती हुई सी लगती है और नासिका बड़ी सुशोभित होती है। जी फिर जिसको पहनने से वह नथ संसार के नेत्रों को ग्रसती है, अर्थात वो परम ही नेत्र रंजक है, नेत्रों को आनंद देने वाले हैं और लस्ती हंसती सी नाक, और ऐसा लगती है जैसे नाक हंस रही हो, बड़ी प्रसन्न हो रही हो, उनको देखकर बड़ा गर्व हो रहा है उसको। तो नथ को संबोधित करते हुए वो नायिका से कहता है कि देख तेरे नाक में जो नथ है और उसमें जो मोती है किस तरह संसार को प्रसन्न करने वाले हैं, तू उदास बैठी हुई है। इसका भाव ये है कि जब कोई व्यक्ति रुष्ट सा हो जाता है तो उसे हंसाने के निमित्त प्राय लोग कहते हैं ये देखो नाक पर हंसी आ गई, ये देखो नाक पर हंसी आ गई। इसी प्रकार नायक नायिका का अनमनापन छुड़ाने के निमित्त कहता है कि उसकी नाक मोतियों की ब्याज से दांत दिखलाती है, अर्थात हंसती सी है। इस वाक्य में वह नायिका के नासिका सौंदर्य की भी प्रशंसा करके उसके प्रश्नार्थ करता है। इतनी नाक हंस रही है तो उसकी प्रशंसा कर रहा है, नाक सौंदर्य का इसमें वर्णन है, उसके आभूषणों का इसमें वर्णन है। श्रृंगार रस है, इसमें श्रृंगार संयोग रस है और इस तरह का वर्णन प्राय जब नायक नायिका में अनमनापन हो जाता है या रुष्ट हो जाते हैं तो प्राय इस तरह का वर्णन कवियों ने किया है। संयोग श्रृंगार रस है। अनमनापन, रुष्ट हो जाना या मान करना, ये सब श्रृंगार रस के अंतर्गत, संयोग श्रृंगार रस के अंतर्गत आते हैं। काव्यलिंग अलंकार है, उत्प्रेक्षा भी ऐसा लगता है मानो रूपक भी है, मानो संसार रूपी द्रव्यों को उसने ग्रस लिया हो, अपने बस में कर लिया, और जग द्रग में रूपक है। और काव्यलिंग है, पहले कथन कहा है फिर उसका समर्थन किया है। आगे, क्यों हूं से बात न लगे थाके वेद उपाय, हट दृढ़ गढ़ गढ़वे सुचली दीजे सुरंग लगाए। यहां भी नायिका ने नायक से मान किया है, उस मान को छुड़ाने के निमित्त, और सखी कथन नायक से है। उस मान को छुड़ाने के निमित्त सखी का कथन नायक से है। किसी बात पे नायिका रूठ गई है, नाराज हो गई है और उसकी तुलना ऐसा किया कि जैसे दो राजाओं के मध्य कोई युद्ध हो गया और अब वो संधि का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन किसी भी प्रकार से संधि के जो उपाय वो सारे जैसे थक गए हो, और उसके हट को दृढ़ गढ़ से उसकी तुलना की है। सहबात कुछ कठिन शब्द है। सहबात का अर्थ है मेल की बातचीत, जो गुस्सा है वो दूर हो जाए और उन दोनों में मिलन हो जाए, मेल की बातचीत। दूसरा अर्थ है संधि की बातचीत। अगर मान लो किसी राजा की तुलना करेंगे संधि, तो यहाँ संधि की बातचीत। और अगला शब्द है भेद उपाय। थाके भेद उपाय, यानी संधि करने के जितने उपाय थे वो रहस्य थे, यानी रहस्य या उपाय जितने भी थे वो सारे प्रभावहीन हो गए, यानी वो थक गए हैं। तो फोड़कर अपनी ओर मिला लेने वाले जो उपाय है, जब संधि की जाती है ना, तो इस तरह के उसमें कूटनीति होती है कि इस तरह का उपाय करके उनमें संधि हो जाती है। गढ़वे का अर्थ है गढ़ पर बैठी हुई है। जैसे कोई वो
गढ़वर्तनी हो, गढ़ पे बैठी हुई है। और आगे है सुरंग, सुरंग का अर्थ है प्रेम लगाकर, अपना प्रेम लगाकर भाई उससे प्रेम करके उसके मान को छुड़ा लो। और दूसरा अर्थ है सुरंग का अर्थ है छेद, जिसमें बारूद भरकर उस गढ़ को तोड़ दिया जाए। तो प्रेम लगाकर उसने जो मान किया है, वो हट किया है, उसको दूर कर देना, ये भी अर्थ है इसका। देखिए, तो नायिका ने नायक से मान किया है, उसको छुड़ाने के निमित्त सखी ने प्रयास किया, लेकिन वो उसको छुड़ा नहीं पाई। तो सखी का कथन नायक से कहती है कि उसका हट का रूपक दृढ़ गढ़ के करके कहती है, यानी उसके हट जो हट किया है उसने, उसको ऐसे कोई दृढ़ गढ़ से उपमा देती हुई वो कहती है कि हे नायक, जो संधि की बात थी भाई क्यों हूं, किसी प्रकार भी संधि की बात बन नहीं रही, लग नहीं रही। थाके भेद उपाय, उसको मनाने के जितने भी उपाय थे वो सारे थक गए हैं, निष्फल हो गए हैं। ऐसा लगता है उस नायिका ने हट रूपी दृढ़ गढ़ पर वो बैठी हुई है, यानी वो गढ़ पे बैठी हुई है, दृढ़ गढ़ पे, जैसे गढ़ पे यानी गढ़ पे बैठी हुई है गढ़वर्तनी, वह गढ़वर्तनी हट रूपी दृढ़ गढ़ पे बैठी हुई है। चल लीजिए सुरंग लगा, इसलिए आप चलिए और उसे अपना प्रेम करके उसको मना लो, उसके मान को दूर कर दो। अर्थात जिस प्रकार जब संधि नहीं हो पा रही तो क्या किया जाता है, वहां छेद देखा जाता है। सुरंग यानी छेद भी होता है, सुरंग यानी प्रेम भी होता है। तो उस छेद में बारूद डालकर उसके गढ़ को तोड़ डालो और इस तरह उसको अपने कब्जे में कर लो, अपने बस में कर लो। अर्थात तुम प्रेम लगाकर उस नायिका को अपने बस में कीजिए, उसके मान को छुड़ा दीजिए। श्रृंगार रस है, क्यों क्यों टेढ़ा कथन है, किसी प्रकार से संधि नहीं हो पा रही, अर्थात उससे मेल मिलाप नहीं हो रहा, उसका जो मान है वो छूट नहीं पा रहा, यानी बातचीत नहीं हो पा रही, मेल की बातचीत किसी प्रकार से नहीं हो पा रही। तो सहबात में थाके भेद उपाय, सुरंग और हट, इन तीनों में श्लेष अलंकार है और हट दृढ़ गढ़ गढ़वे है। वो हट रूपी दृढ़ गढ़ पर वो गढ़ में गढ़वर्तनी बैठी हुई है, ऐसा लगता है उसने हट कर रखा है, उसका मान छूटने वाला नहीं है। रूपक अलंकार भी है और श्रृंगार रस तो है ही, संयोग श्रृंगार रस का इसमें वर्णन किया, श्लेष से पुष्ट रूपक अलंकार है। इस तरह बिहारी के 25 दोहे हमारे पाठ्यक्रम में थे, जिनका हमने बड़े ही अच्छे ढंग से उनका अध्ययन किया है। और ज़्यादातर जो दोहे हैं वो श्रृंगार रस के हैं, कुछ भक्ति रस के भी आए हैं, कुछ नीति परक भी हैं, इस तरह के दोहे हैं। और इसमें से बिहारी पर 2 प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि बिहारी सत्सई श्रृंगार भक्ति और नीति की त्रिवेणी है, इस कथन का साधारण विवेचन कीजिए। तो इसमें श्रृंगार रस के उनके दोहों का उदाहरण देते हुए, श्रृंगार भक्ति और नीति के दोहों का उदाहरण देते हुए अपने उस कथन को पुष्ट करना है। और एक प्रश्न बनता है, बिहारी ने गागर में सागर भरा है, इस कथन का साधारण विवेचन कीजिए। गागर में सागर छोटे से दोहे में उनमें जो अर्थ गांधी देता है, जो अर्थ भरा है, वो हमने पढ़ा इन दोहों में श्लेष के आधार पर 2-2 अर्थ निकल रहे हैं। जैसे मेरी बहुवादा हर हो राधा नागर सोए, जातन की जहाँ पर है श्याम हरिद्युत होए, 3-3 अर्थ है इसके, क्योंकि शब्द के 3-3 अर्थ है। तो बिहारी ने गागर में सागर बढ़ना है, यानी मटकी के अंदर सागर उड़ेल दिया, कहने का अर्थ छोटे छोटे दोहों में कितना उन्होंने अर्थ भर दिया है। तो इस कथन को पुष्ट करना है। तो बिहारी सत्सई में बिहारी ने अपने दोहों में गागर में सागर भरा है, इस कथन का विवेचन कीजिए। बहुत सारे उदाहरण, कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनन सुई बात। कहत, अब क्या कहा गया है, कहत में ही सारी बात आ गई है, मतलब मिलने की बात कह रहा है। और नटना, कहत नटत मिलत, क्या मिल रहे हैं, नेत्र मिलते हैं उनके। तो इस तरह छोटे छोटे, तो बिहारी ने कम शब्दों में बहुत ज़्यादा अर्थ भरा है। और इस तरह इसीलिए उनके बारे में कहा जाता है, सत्सैया के दौरे जो नव के तीर, देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो अपनी बात उस कथन के पक्ष में अनेक दोहों के द्वारा अपनी बात को स्पष्ट करना है। तो बिहारी ने गागर में सागर भरा है, इस कथन का साधारण विवेचन कीजिए। और बिहारी सत्सई नीति भक्ति नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी है, इस कथन से आपका आसन सहमत है। इस तरह 2 प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं, इनको ढंग से पढ़ लेना। कोई दोहा अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा
तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।